तो वंस मोर वेलकम बैक। हम लोग आज बात करेंगे आज M1R5 जुलाई 21 के एग्जामिनेशंस को लेकर। आप सब लोगों का लाइव क्लासेस पर बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत है। बच्चों, मैं आज आप लोगों को M1R5 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। हम लोगों ने लगातार बीच बीच में ऑनलाइन बैचेस ले रहे हैं, लेते भी रहेंगे आगे तक जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते। आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करना है, आप लोगों को पूरी चीज गाइड करते रहेंगे। आप में से सबसे पहले तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने M1R5 का बैच लिया है, आपको बता दें मैंने इस कोर्स को अब आप लोगों के लिए आपके पीसी के लिए भी अवेलेबल कर दिया है। आप लोगों को एक वीडियो बताया गया था, यूट्यूब में भी डाला गया है कि आप लोग अपने इन वीडियोस को अपने, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर हम लोग मोबाइल पे कितनी देर देखें, आंखें दर्द होती हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा चेंज किया और अब आप लोग ये सारी की सारी क्लासेस अपने पीसी लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। वीडियोस क्लासेस पीडीएफ को भी एनक्रिप्टेड रखा हुआ है, हो सकता है उसकी परमिशन आगे मिले, लेकिन अभी फिलहाल एनक्रिप्टेड है। तो आप लोग M1R5 के सारे कोर्सेज पढ़ रहे हैं। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लास्ट क्लासेस हम लोगों ने डिस्कस की थी, उनमें हम लोगों ने वर्ड खत्म किया था, लिब्रा का कैल्क खत्म किया था, और साथ ही साथ हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे इसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और बैंकिंग, और साथ ही साथ इंश्योरेंस। तो आज आप लोगों को 37, 38, 39 और 40 इन क्लासेस के बारे में पूरी की पूरी बातचीत होगी। अगर आप लोगों में से किसी ने पहली क्लासेस नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 37 से आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 37 की क्लास का पिछली किसी भी क्लास से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस टॉपिक के बारे में आप सबके साथ आज डिस्कशन करूंगा वो टॉपिक बेसिकली आप लोगों का सिंपल सा है, और वो है आप लोगों का फाइनेंशियल टूल। दिखा देते हैं सिलेबस क्या है, और आपको बता दें ये नया सिलेबस का नया पार्ट है, और आप लोगों को इस सिलेबस का इस पार्ट का सबसे आसान टॉपिक है। देखिए ये है आपका टॉपिक, ये रहा चैप्टर नंबर, ये रहा 8 और 9। तो आप लोगों को ये दो चैप्टर्स बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, कोई कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वर्क नहीं है इसमें, सिर्फ नॉलेज बेस पर ये चैप्टर बने हुए हैं। बस आप लोगों को और ऑब्जेक्टिव के अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये मान के चलिए कि इन दो टॉपिक से आप लोग मुफ्त के 15 नंबर पाएंगे। मुफ्त के, मुफ्त का मतलब है बस यही 4-5 वीडियो क्लासेस और आपका हो गया पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश। इसके लिए बच्चों दो पीडीएफ आपको पहले दी जा रही हैं, वो ऑलरेडी आपके उस पर पड़ी हुई है ऐप में, और ये पीडीएफ है चैप्टर 8 की जो आपके डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसको आप लोग पढ़िएगा, और साथ ही साथ आप लोगों की आईओटी की इसको। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पीडीएफ मत पढ़िए। पीडीएफ पहले पढ़ने में सबसे बड़ा नुकसान होता है कि पीडीएफ खुद पूरी पढ़नी पड़ती है, खुद ही समझना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है। तो आपका तरीका ये कहता है कि पहले आप लोग वीडियो 37, 38, 39, 40 ये 4 वीडियो पहले फिनिश करिए। जब चारों वीडियो खत्म हो जाए तब जाकर फिर आप लोग चैप्टर 8 वाली पीडीएफ को एक बार जल्दी जल्दी सरसरी निगाह देख लेंगे, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं ये बैंकिंग से जुड़ी हुई है और बड़े आराम से है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू भी देता चलता हूं, जिससे आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया भी लग जाएगा कि ये सारी की सारी जो क्लासेस आप देखने वाले हैं इनमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। सबसे पहले तो अच्छा हाँ, एक चीज और, आप में से आज कुछ जब मैं सवाल पूछूं आपसे तो आप में से बहुत सारे लोग उसका जवाब देना चाहेंगे। तो जवाब देते समय आप लोग साइड से अपना हाथ रेस कर दीजिएगा। हाथ रेस करने से मुझे पता चल जाएगा और मैं उसी का स्पीकर ऑन करूंगा ताकि मुझे साथ आपकी आसानी से कम्युनिकेशन हो सके। तो सबसे पहला एक टॉपिक हमारा आता है बैंकिंग में, और वो टॉपिक आता है बचत। मुझे बताइए कि बैंक में पैसा रखना आपके घर के पैसा रखने से बेहतर क्यों है? एक तो ब्याज मिलता है, और कोई फायदा बताइए इसके सिवाय। मोहम्मद अफजल, शिवानी। सर हमारा जो पैसा होता है वो सेफ रहता है वहां पर, बिल्कुल। और बैंक में घर से ज्यादा। और सर जैसे कि आपने बताया उस इंक्रीज भी होता है टाइम के साथ में। जी, और अभी तो मुझे कुछ नहीं आता है, इतना ही और पता है। इसके सिवाय कोई और बता सकता है? अमन, रेडमी। सर जैसे डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था, मतलब नोटबंदी हो गई थी, उस तरह से भी काफी फायदा होगा कि अगर अपने घर पे रखे तो वेस्ट नहीं होंगे ना पैसे।
डीमोनेटाइजेशन का तो कंसेप्ट थोड़ा अलग है, वो तो बैंकिंग को अच्छे ढंग से सेट करने का मोटिव था। सवाल मेरा वो नहीं है, सवाल मेरा ये है कि लोग पैसा बैंकों में जमा करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। एक तो बेनिफिट है कि हमारा ब्याज बढ़ रहा है, दूसरा बेनिफिट है कि ये सिक्योर है, और एक सबसे अच्छी चीज है कि आपको उसकी एक क्रेडिट वैल्यू मिलती है। अगर आप घर में पैसा रखते हैं तो उसके बदले में आप लोन नहीं ले सकते, आपको उसके बदले में कोई लोन नहीं मिल सकता। लेकिन जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपकी एक क्रेडिट वैल्यू, बैंक के अंदर आपकी क्रेडिट वैल्यू बढ़ती है, और बैंक आपके सिक्योरिटीज या आपका पैसा जो जमा है उसके बिहाफ पर आपको लोन इशू कर सकता है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। मेरे को बताइए बैंकों में कितने प्रकार के खाते होते हैं। ओके, मैं स्पीकर्स ऑन करने की परमिशन दे रहा हूं। आप लोगों में से कोई बता सकता है बैंकों में कितने प्रकार के खाते होते हैं? टू टाइप्स टू बताइए, रेडमी बताइए। सर बचत खाता, ठीक है, बचत। टू टाइप्स सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और सेविंग करंट के सिवाय और बताइए। सेविंग सेविंग बस दो ही सुना है। एफडी अकाउंट, एफडी नहीं सुना क्या आपने? एफडी सेविंग अकाउंट, प्लस फिक्स फिक्स्ड डिपॉजिट। डिपॉजिट अकाउंट, जी हाँ, फिक्स डिपॉजिट। एफडी अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट। वो नहीं है, तो वो नॉर्मल recurring बचत, deposit। वो खातों में नहीं आता, वो एक थोड़ा सा अलग कैटेगरीज हो गया, वो तो निवेश का पार्ट हो गया। जी नॉर्मली सर। आप लोगों को 4 प्रकार के खाते मिलेंगे। एक बचत खाता मिलेगा, एक आपका बचत जिसे आप सेविंग कहते हैं, एक चालू खाता जिसे आप करंट अकाउंट कहते हैं, एक आप लोगों का होता है सावधि जमा, सावधि जमा को ही हम लोग एफडी कहते हैं, और एक होता है आवर्ती जमा जिसे आरडी कहते हैं। एफडी और आरडी आरडी में अकाउंट। अंतर क्या है, कोई बताइए। सर एफडी एफडी में सर एक फिक्स्ड बार में डिपॉजिट है। अतुल जी को आप बोलना चाहिए, अतुल बताइए। एफडी में सर एक ही बार में सारा अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, जबकि रिकरिंग अकाउंट अमाउंट में सर जरूरत अनुसार जैसे हमारे पास होता रहेगा, हम बार बार उसको ऐड करते रहेंगे। किश्तों में पैसा दिया जा सकता है। ओके, जी जी जी। दोनों में ब्याज किस में ज्यादा है, चारों में ब्याज किस में ज्यादा है? सर एफडी में। एफडी अकाउंट में सर। आपको बता दें एफडी और आरडी में ब्याज एक ही जैसे रेट पे मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज का वही है, लेकिन एफडी में पहले दिन से ही 50,000 का एफडी कराई तो 50,000 का पूरा ब्याज मिल जाएगा, जबकि आरडी में आपने किस्तें बांधी तो पहले महीने तो आपकी 5,000 रुपए जमा हुई, इसलिए उसमें ब्याज की अमाउंट कम बनती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में बराबर होता है। ठीक, ओके सर। नेक्स्ट मुझे बताइए केवाईसी क्या होती है? केवाईसी नो योर कस्टमर Know your customer, sir. ओके, अमन जी नो योर कस्टमर, मेरे को बताइए केवाईसी में, अगर आप लोग कोई भी बता सकता है केवाईसी में कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों का नहीं लग सकता, जो नॉर्मली लोग लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे पैन लगा दिया, आधार लगा दिया, और क्या क्या लगा सकते हैं और क्या नहीं लगा सकते हैं? क्या पासपोर्ट लग जाएगा? जी लग जाएगा। लग जाएगा। अच्छा, और आप लोगों का जो लेबर कार्ड लगता है जिसे कहते हैं आप हाँ लोग वो भी मनरेगा लग जाएगा। लग जी जाएगा वो सर भी लग जाएगा। ओके, और आप लोग बताइए क्या उसमें दूसरे बैंक का अगर अकाउंट खुला है तो उसकी पासबुक लग सकती है? नहीं सर ये नहीं लगेगा। नहीं सर ये लगेगा। अच्छा, वोटर कार्ड? हाँ नहीं ये लगेगा लगेगा। सर। नहीं लगेगा। वोटर कार्ड आईडी नहीं लगेगा, लगेगा वोटर सर। कार्ड तो आईडी होता है। वोटर आईडी लगेगा सर। लाइसेंस भी लग जाएगा, और बताइए राशन कार्ड लगेगा? राशन नहीं सर, राशन कार्ड केवाईसी सर के लिए नहीं नहीं। लगेगा सर। हाँ, राशन कार्ड आपकी केवाईसी में नहीं लगता है। ठीक है, केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर्स, और जो कि आपके बैंक खाता को खोलने के लिए जरूरी होती है, और ये अक्सर अपग्रेड करते रहना चाहिए। आप लोगों को पता ही होगा 1 अप्रैल से जो नए रूल लागू हुए उनके अंतर्गत अब आपके आधार कार्ड को आपके पैन कार्ड से जोड़ना कंपलसरी है, तो वो आप जरूर जोड़ जी। लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को कुछ और भी अच्छी चीजें देखते हैं, पूछते हैं। मेरे को बताइए बैंक में जो एफडी होती है वो मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने साल के लिए बनाई जा सकती है? आपको बता दें बैंक की जो एफडी होती है मिनिमम 7 जी। दिन और मैक्सिमम आप लोग 10 साल के लिए बना सकते हैं। ओके, यानी 1 वीक से लेके 10 साल। हाँ, ये आपकी बैंक की एफडी की आपका पीरियड है, इसके दरमियान आप 10 साल 2 महीने नहीं बनवा सकते और 5 दिन का भी नहीं बनवा सकते। तो ये जितने समय के बीच में बनाएंगे सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। क्लियर?
अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, मान लीजिए आपने बैंक की एफडी बनाई 5 साल के लिए और 20 से आपको अपनी एफडी तुड़वानी है, तो क्या बैंक की एफडी 5 साल के पहले टूट सकती है? जी सर, नो सर। जितने दिन आपका अमाउंट बैंक में रहेगा उतना ही इंटरेस्ट रेट आपको रिटर्न होता है। हाँ, पहले ये ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जितने दिन आपका बैंक में आपका अमाउंट, मान लीजिए किसी ने 5 साल की एफडी कराई, ठीक है, 5 इयर्स की कराई, और उसने 2 साल बाद मैच्योर करा दी, 2 साल का ब्याज उसे मिलता था, उसमें 2 साल के ब्याज में 1% पेनल्टी कट जाती थी। तो अब बैंक में वो, मुझे बताइए सेविंग प्लस अकाउंट क्या होता है? सेविंग प्लस अकाउंट, सर गेस कर सकता हूँ, आई थिंक सेविंग अकाउंट के साथ एफडी अकाउंट रखना नहीं, वो हो सकता है। देखिए आप आपको सेविंग बता दें, अकाउंट के साथ सर हाँ, आपके पास जो रेस्ट अमाउंट बच ज्यादा अकाउंट में आपके पैसे हैं सर, तो उस अकाउंट को सर वो और भी कहीं मर्ज कर देता है, जिससे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलते हैं। कुछ बहुत सही है लेकिन परफेक्ट नहीं है, मैं बताता हूँ। सर सेविंग के साथ करंट अकाउंट भी ऐड होता है नहीं क्या नहीं नहीं, उसमें? ऐसा कुछ नहीं है। प्लस का मतलब ये मत समझिए कि दो चीजें जुड़ने जा रही हैं। यहाँ प्लस का मतलब है सेविंग का अपग्रेड वर्जन। अब देखिए नॉर्मली सेविंग अकाउंट जो होता है उस पे आप लोग मेरे को बताइए, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए आज की डेट में? 0। नहीं भाई, जीरो में कैसे खुल नहीं जाए? सर, अर्बन में सर 1000 भी है, और स्टेट बैंक में रूरल में बताइए, सर स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक में बताइए। 2000 सर। 1000 रूरल में है शायद सर, स्टेट 1000 बैंक रूरल में अर्बन है। बताइए, स्टेट बैंक अर्बन। सर अर्बन में सर 2000 है, रूरल में 1000 2000 सर। सर 3000 भी है सर। चेक करिएगा, मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ने 3500 रुपए कर दिया है। मैं अभी आपको कंफर्म कर, तो सर एक क्वेश्चन था मेरा, बताइए। सर जैसे जनधन अकाउंट जो है ये भी तो सेविंग अकाउंट्स हैं, जबकि इनमें हाँ, मिनिमम बैलेंस 0 होता है, तो क्या नहीं, वो नहीं लेकिन होगा उस सेविंग? जनधन अकाउंट की लिमिटेशन होती है ना, 50,000 से ऊपर का उसमें होल्डिंग नहीं रख सकते। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। एसबीआई का देखिए इन्होंने दिया है, एवरेज बैलेंस जो होना चाहिए वो 3000 रुपीज होना चाहिए मेट्रो में। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। तो ये तो बात हो गई आपके सेविंग। अब सेविंग प्लस क्या होता है समझिए। जैसे आपने अपना बैंक में अकाउंट खुलवाया, आपने 3000 रुपए 5000 रुपए रखे, आपका काम चल रहा है, लेकिन उस पर जो ब्याज बनता है सेविंग अकाउंट का ब्याज है 3.5%, और आजकल तो और कम होता चला जा रहा है, 2.9% तक आ गया है। तो आपको जी, एक और ऑप्शन मिलता है, वो होता है सेविंग प्लस का। सेविंग प्लस अगर आप खुलवा लेते हैं तो इसमें आपको 20,000 रुपीज से अकाउंट खुलता है, और जितना भी 20,000 के ऊपर अमाउंट जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में आपने 30,000 रुपए जमा कर दिए, तो 20,000 रुपए आपको सेविंग का मिलेगा, और 10,000 रुपए की एफडी हो जाएगी। 5,000 की 2 एफडी कर देगा ये, 5,000 की 2 एफडी कर देगा। ओके, तो आपको इससे बेनिफिट ज्यादा हो गया। 30,000 रुपए आपने बैंक में रखे, 20,000 रुपए पे सेविंग का ब्याज मिल रहा है और 10,000 पे एफडी का ब्याज मिल रहा है। मान लो आपने 10,000 और बढ़ाए तो 5,000 की फिर से एफडियां हो जाएंगी, 4 एफडीज हो गई। और अगर आपने उसमें 3,000 निकाल लिए तो एक एफडी ब्रेक हो जाएगी, बाकी 3 बनी रहेंगी। 3 बनी इस रहेंगी तरीके से जी। आपका सेविंग प्लस काम करता है। तो ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट से बेहतर होता है और इस पर ब्याज ज्यादा बनता है। अगला एक छोटा सा सवाल सर इसमें हाँ सर इसमें एक और अकाउंट है सर, डीमेट अकाउंट भी तो है सर। हाँ, डीमेट अकाउंट एक्चुअली नॉर्मल अकाउंट से नहीं आता। डीमेट ट्रेंडिंग अकाउंट अकाउंट, करने के लिए होता है सर। हाँ, डिपॉजिटरी अकाउंट है वो। डीमेट का इस्तेमाल हम जी लोग सर। करते हैं बेसिकली स्टॉक के या ट्रेडिंग शेयर्स के को लिए। होल्ड ट्रेंडिंग करने के लिए। अकाउंट। नहीं, ट्रेडिंग अलग चीज है बच्चों। Yes, sir. ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, डीमेट अकाउंट अलग होता है। डीमेट अकाउंट बेसिकली आपके होल्ड करता है सिक्योरिटीज को। जैसे आपने स्टॉक खरीदा, कोई शेयर खरीदा, अब शेयर आप जी तुरंत सर। नहीं बेच रहे, शेयर आपने 1 महीना 2 महीने 10 महीने के लिए इकट्ठा करके रख लिया। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी है रिलायंस कैपिटल, उसका शेयर खरीदा। अब रिलायंस कैपिटल का शेयर आप आज ही बेचना नहीं चाहते, तो ये ऑटोमेटिकली जी डीमेट सर। अकाउंट में शाम को सेटलमेंट होकर आ जाएगा, और तब तक रहेगा जब तक कि आप इसे स्क्वायर ऑफ या सेल नहीं करते। जब आप सेल करेंगे तो ओके ये सर। डीमेट से चला जाएगा और उसके बाद फिर आप लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन अब ट्रेडिंग ओके अकाउंट क्या सर। होता है वो भी समझ लीजिए। डीमैट एंड ट्रेडिंग का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये आपके इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग और आज की डेट में पैसे का इससे लेना देना बहुत है। ये देखिए, ये है आपका सबसे बेस्ट पिक्चर, जिसे समझाने के लिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये है आपका बैंक।
मान लीजिए आपका स्टेट बैंक में अकाउंट चलता है, सेविंग अकाउंट, ठीक, सेविंग अकाउंट है, और आपने स्टेट बैंक में या फिर किसी दूसरी बैंक में अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा लिया। डीमैट अकाउंट आपका स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दुनिया भर में डिपॉजिटरी अकाउंट खुलते हैं, आप कहीं पे भी खुलवा सकते हैं। उसके बाद ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये आपको ट्रेडर के यहाँ खुलवाना पड़ता है। ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर वो बिचवानी है, वो ब्रोकर है जो आपके शेयर्स खरीदने बेचने में आपकी मदद करेगा। अब जैसे आपको आज मान लीजिए रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, रिलायंस एक कंपनी है, उसके शेयर्स आपको खरीदने हैं, तो आप रिलायंस के लिए आप ऐसे थोड़ी है कि पैसे लेके आप 5 लाख रुपए लेके चले गए लखनऊ या दिल्ली या मुंबई और जाके आपने सीधा अनिल अंबानी का धर खटखड़ा दिया कि लियो 5 लाख हमें शेयर दे दो। ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए प्रोसेस क्या है? गवर्नमेंट ने एक सेबी संस्था बनाई है और उसमें रजिस्टर्ड ट्रेडर रखे हैं। आप लोगों ने हर्षद मेहता कांड सुना? एक पिक्चर भी आई है अभी अभिषेक बच्चन की। बिल्कुल सर, बिल्कुल, काफी चर्चित कांड है ये। हाँ, तो जो पिक्चर आई है वो उसी के बिहाफ में बनाई गई है। तो उसमें जो अभिषेक बच्चन का कभी मौका मिले तो देखना, उसने 10 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा की और एक ट्रेडर बन गया। अब ट्रेडर बनने से क्या होगा? हम लोग आम आदमी जो है वो ट्रेडर के यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाएंगे। ट्रेडर हमारा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके शेयर खरीदने में हमारी मदद करेगा। तो होता क्या है, हमने अपने बैंक से ट्रेडर को पैसा दिया, 5 लाख रुपए दिया, सब ऑनलाइन होता है, और इसने हमारे लिए शेयर खरीद लिए। और ये मुफ्त में नहीं करता, इसके लिए वो पैसा चार्ज करता है, उसे कहते हैं ब्रोकरेज जी। अब उसने हमारे लिए मान लीजिए कि 500 शेयर खरीद लिए, जो आज का रेट है उस हिसाब से शेयर आ गए। ये शेयर हमारे अकाउंट में कहाँ स्टोर रहेंगे? डीमैट में। ओके। डीमैट में ये 500 शेयर्स खरीदे पड़े रहेंगे। जब हमें उसका भाव अच्छा मिला, जब हमें उसका रेट अच्छा मिला, हमने ट्रेडर को फिर से बोला या खुद ही अपना अकाउंट खोलकर सेल आउट कर दिया, तो फिर ये डीमैट से हमारे शेयर्स बिक गए और ट्रेडर के मार्फत से हमारे बैंक में पैसा वापस आ गया। माल बेचते और खरीदते समय, सौदा खरीदते और बेचते समय जो भी कमीशन है ट्रेडर काट लेगा अपना। तो वो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत सारे लोग, या जैसे एसबीआई है, तो एसबीआई का 3-in-1 अकाउंट, आईसीआईसी है, उनका भी 3-in-1 अकाउंट चलता है। वो आपको बैंक की सुविधा भी देते हैं, डीमैट भी देते हैं और ट्रेडिंग भी करवाते हैं। तो आप ऐसा भी करवा सकते हो, वरना आप अलग अलग भी एंजल ब्रोकिंग या दुनिया भर के अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये होता है आपका डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स क्या क्या होते हैं और उनका क्या क्या बेनिफिट है। मेरे को बताइए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अंतर क्या होता है? सर करंट अकाउंट जो हमारा अभी जी शिवानी, सर पूरा करंट जो अकाउंट, शिवानी को बता सर, दीजिए। सर सेविंग अकाउंट मतलब पहले से सेव कर रखे होते हैं उसमें मनी। ऐसा नहीं होता है। और कोई बताना सर चाहे? सेविंग अकाउंट्स में सर मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है। हेलो, एक एक करके मैं नाम बोल रहा हूँ, वही बताइए। अतुल बताना चाह रहे थे, बताइए अतुल। सर सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है, जबकि करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल सही, एक ऑप्शन। कोई दूसरा बताएगा? सर इसमें सर अमन करंट बताए। अकाउंट जो अमन, है सर, करंट अकाउंट सर बिजनेस के लिए होता है सर। हाँ, एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सेविंग अकाउंट में आप लोगों की ट्रांजैक्शन लिमिटेड होती है। अच्छा, आप दिन में कितना बार पैसा निकाल सकते हैं सेविंग अकाउंट से, चेक से? 3 बार। सर चेक से 3 बार। दिन में 3 बार पैसा निकल जाएगा? एक दिन में एटीएम 4। से मैं पूछ नहीं रहा, एटीएम से नहीं पूछ रहा, चेक से। एक बार सर, एक बार चेक से, एक बार। आप लोग सेविंग अकाउंट में एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं चेक से। एटीएम में तो लिमिट दी है, मान लो 40,000, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, बाकी आपको चेक से निकालना है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए चेक से निकाल लिए और दोबारा निकालने गएंगे तो बोलेगा 24 घंटे के बाद निकलेगा। करंट अकाउंट में कोई लिमिटेशन नहीं होती। करंट अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जितनी बार भी चाहे उतनी बार। और कोई डिफरेंस जानता है इसके सिवाय? मुझे बताइए, ओडी अकाउंट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट अकाउंट। किसी को आइडिया? देखिए ओडी अकाउंट क्या है, मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस चलाते समय आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है। आपके करंट अकाउंट की भी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, जैसे कहीं 20,000 का खुल जाता है, कहीं 30,000 का।
तो आपके करंट अकाउंट में अभी 50,000 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, ये करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट। अचानक आपको किसी को 60,000 रुपए का चेक देना पड़ रहा है, 60,000 का चेक देना पड़ रहा है, तो क्या ये चेक आपका 60,000 का क्लियर हो जाएगा? आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते सर अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी तो, हाँ, जैसे मैं वही जनधन बताने जा अकाउंट में रहा था, है ओडी क्या होता है। जी, तो जी। आपका ये जो 60,000 है ये आप नहीं दे सकते, भले ही आपको पता है कि थोड़ी देर बाद हमारा दूसरा चेक जो है वो क्लियर होके आने वाला है। एक पार्टी ने 20,000 की पेमेंट कर दी है, लेकिन वो चेक अभी हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो या तो आप वेट करिए वो 20,000 हमारे अकाउंट में आए और फिर शाम को हमारे अकाउंट में 70,000 होगा, तब हम 60,000 का चेक इशू करेंगे। दूसरा एक अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने बैंक के पास जाइए और उनसे बोलिए हमें एक ओडी लिमिट दे दिए, ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो बैंक जी। आपका क्या करेगा, बैंक आपका चेक करेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका पूरा पेपर्स चेक करेगा, परफॉर्मेंस, आपने कितना पैसा आवागमन होता है, सब कुछ, और उन्होंने आपको 50,000 की लिमिट दे दी। अब इस 50,000 की लिमिट का बेनिफिट क्या होगा कि आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है तो आप 50,000 माइनस तक अपना यूज कर सकते हैं, और जैसे ही आप उसका पैसा डिपॉजिट करेंगे वो आपका वापस ले लेगा, लेकिन ये मुफ्त में तो नहीं। सर इस बस वही पूछना चाह रहा था, इस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते होंगे, है ना? ये ओडी अकाउंट का इंटरेस्ट रेट लगभग 2.9% मंथली होता है। क्रेडिट कार्ड में होता है तो वही क्रेडिट कार्ड की तरह है ना? बिल्कुल क्रेडिट बिल्कुल, कार्ड में होता है। लेकिन ये फिर भी सस्ता पड़ता है क्योंकि ये पर डे के हिसाब से चार्ज होता है। अच्छा, ठीक। आप लोगों ने सुना है बहुत सारे लोग दुकानदार 10 लोग मिलकर एक बीसी खेलते हैं, कोई जी, जी। जानता है? सर बीसी क्या होता है सर? सर जानते हैं सर। जानते हैं? देखो कोई सुना सर। बताएगा। अमन बताओ बीसी क्या होता है? सर बीसी यही होता है सर, किसी मंथली हम सब लोग मिलके 4-5 लोग मिलके 5 लोग 6 लोग मिलके सर उसमें हम पैसे जमा करते हैं। फिर फर्स्ट वाला जो पार्टी होता है जो चलाता है सर बीसी, वो पैसा पहले ले लेता है, उसके बाद में सर जो भी पैसे बचते हैं सर मंथली उस पर जमा करते हैं, तो सब दूसरे नंबर पे लेता है, कोई तीसरे नंबर पे लेता है। तो इस पे जो सर पहले उठाता है बीसी उसको घाटे पे उठानी पड़ती है बीसी। देखिए ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का लोगों ने अपना खुद का एक शॉर्ट टर्म लोन बना रखा है। मान लीजिए कि जिनको नहीं पता, जिनको पता है बैंक का टर्म्स क्या होते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बैंक के थ्रू ही अपना पैसा लीजिए। अब मान लीजिए कि ये 5 दुकानदार हैं, तो ये 5 दुकानदारों को कभी भी किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो ये 5 दुकानदारों ने क्या किया, एक प्रोग्राम चालू किया, पांचों ने अपने यहाँ हर महीने 10-10 हजार रुपए निवेश करते हैं। तो इस तरीके से पांचों के मिलकर कितना पैसा हर महीने इकट्ठा होता है? 50,000 इकट्ठा हो जाता है। अब ये 50,000 रुपए की जरूरत पड़ती है मान लो बी वाले को, कोई कहीं अपना बैंक अपना कोई रिनोवेशन करना है, कोई सामान खरीदना है, तो वो 50,000 का ये जो अमाउंट है वो सभी के परामर्श से अपने लिए ले लेता है, और ये वादा करता है कि मैं इसको 60,000 रुपए में चुकाऊंगा। मतलब 50,000 ले रहा है, लोन है सबसे, और वो 60,000 उसके बदले में देगा। अगले महीने से उसकी किस्त आने लगती है और वो पैसा इन सब में पहुंचने लगता है। तो जो बीसी में जो पैसा उठा लेता है तो उसको एक प्रकार से शॉर्ट टर्म लोन मिल गया ना, और वो सबको चुका रहा है। अगले महीने फिर से 50,000 रुपए इकट्ठा होता है। अब सी को जरूरत पड़ गई तो सी उसको वापस लेकर वो चुकाना शुरू करता है। इस तरीके, अब मान लो सभी ने मना कर दिया कि हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना, तो फिर इसमें लॉटरी चलती है, जिसके नाम से निकल गई उसको उठाना ही उठाना है। तो ये इस तरीके से लोकल, लेकिन ये बड़ा रिस्की होता है। बीसी जो ऑर्गेनाइज करता है, मान लो सबका पैसा इकट्ठा जमा करता है और अक्सर देखा गया वो भाग जाता है। सर बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पता नहीं ये लोग किस नाम से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बिजनेस चेन टाइप से हाँ है कुछ सर, भी हो मतलब सकता ये है, लगता लेकिन है। यहाँ पर ओडी का मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें ओवरड्राफ्ट अकाउंट के रूप में ये जाना जाता है। ओके सर, एंड सर किस्त मीनिंग इंस्टॉलमेंट मतलब इंग्लिश? ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं, और वो है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स। लोन्स क्या होते हैं इन पर डिस्कस करेंगे। बच्चों आपका टाइम शॉर्टेज हो गया है,